हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, अगर इसको मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप इसको समझ सकते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन इसका मतलब होता है, अबॉर्शन का मतलब होता है ऐसी प्रेगनेंसी जिसको इंटेंशनली टर्मिनेट किया गया है, राइट। अब अबॉर्शन जो है दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका मेडिकल और एक होता है आपका सर्जिकल। सर्जिकल आपको समझ में आ रहा होगा, सर्जरी के थ्रू होता है, और मेडिकल वगैरह जो है वो मेडिसिन दवाइयों के थ्रू किया जाता है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1971 के पहले इंडिया में क्या था। 1971 के पहले इंडिया में अबॉर्शन को इलेजिटिमेट माना जाता था, इलीगल माना जाता था, बट ऐसा नहीं था कि होते नहीं थे, राइट। यहां पर कोई एक स्पेशल लॉ नहीं था, जैसे कि आपका ये जो एक्ट है जो प्रॉपर इस प्रॉब्लम को कैटर करता है, ऐसा कोई पहले कोई लॉ नहीं था। तो क्या हुआ, हाँ आईपीसी में कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि सेक्शन 312 से आपके 318 जो है इस बारे में बात करते हैं, मिसकैरेज वगैरह, जो कि डील करते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू न्यूबॉर्न और अनबॉर्न चिल्ड्रन से रिलेटेड। आईपीसी में था बट कोई एक स्पेशल लॉ नहीं था, जैसा कि आपका ये एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब ये तो हो गया थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, प्रॉपर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली जैसा आपके सामने ये है, प्रीएम्बल आपको दिख रहा होगा, ये इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है कि एन एक्ट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी। देखिए सर्टेन लिखा हुआ है, कुछ हम देखेंगे सिनेरियो, कुछ केसेस देखेंगे जहां पर प्रेगनेंसी यहां पर अलाउ की, जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करना जो है अलाउ किया गया है। किसके द्वारा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हर कोई छोला छाप डॉक्टर जो है वो नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। और अगर और थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा डीप जाएं और एक्ट को समझे, तो बेसिकली इस एक्ट को क्यों बनाया गया है। इस एक्ट को बनाया गया है, इसके पहले क्या होता था, जैसे कि इसके कारण जो है ना, अब क्या हुआ 1971 में जब ये एक्ट आया तो जो अबॉर्शन है वो लेजिटिमेट हो गया, लीगल हो गया। हाँ कुछ सर्टेन, जैसा कि मैंने बताया, सर्टेन कुछ सिनेरियो, कुछ केसेस होंगे जहां पर होगा, वो हम अभी सेक्शन 3 पढ़ेंगे तब वहां पर समझेंगे भी। तो बेसिकली ये जो है ना, क्या होता था पहले, जो इलीगल तरीके से माना जाता था, इलीगल तरीके से ऐसा नहीं होता नहीं था, तब भी अबॉर्शन होते थे, बट वो अनसेफ इलीगल तरीके से होते थे, तो जान को खतरा भी होता था। तो काफी देखा गया कि डेथ रेट जो है काफी होते थे वुमेन में उस समय पर, अगर अबॉर्शन कराया जाता था, इलीगल अनसेफ तरीके से होता था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ वुमेन फ्रॉम अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शन, एंड साथ ही साथ टू ऑप्टिमाइज द मैटरनल हेल्थ ऑफ इंडियन वुमेन, ये इसका एक और ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको साइड में लिख सकते हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ वुमेन फ्रॉम अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शन एंड टू ऑप्टिमाइज द मैटरनल हेल्थ ऑफ इंडियन वुमेन। ये भी इसका एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही छोटा सा एक्ट है, सेक्शन कुछ 8 है इसमें टोटल, राइट। तो यहां पर हम 1971, साथ ही साथ में जो 2021 का आपका रीसेंट जो अमेंडमेंट भी है वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1971 के एक्ट की, तो आपका जो ये एक्ट आया है ये 10 अगस्त 1971 में आपका ये एक्ट आया है। और अगर हम बात करें कि ये लागू कब से हुआ, मतलब फोर्स में कब से आया, तो 1 अप्रैल 1972 को ये एक्ट जो है फोर्स में आया है। दोनों ही डेट काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो आप चाहें तो साइड में लिख लें उसको, 1 अप्रैल 1972 को जो है आपका ये एक्ट फोर्स में आया है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करता है कि एक्ट आपका होल ऑफ इंडिया पर लागू होगा, बिल्कुल सही है। आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद सारे एक्ट ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया पर लागू होते हैं। देन फोर्स में कब आएगा ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज की ओर। सेक्शन 2 डेफिनेशन का जो ए वाला है बात करता है गार्जियन के बारे में। गार्जियन मतलब क्या, तो यहां पर उन्होंने बताया गार्जियन मतलब वो व्यक्ति जो केयर कर रहा है, किसकी, ऐसे व्यक्ति की जो कि माइनर है या फिर मेंटली इल पर्सन है। मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन, जो कि माइनर है या फिर मेंटली इल पर्सन है। अब यहां पर एक डबल ए करके जो है, अब 2021 में कुछ अमेंडमेंट आए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं 2021 को, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 2021 द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये भी काफी, इसमें कुछ बहुत सारे इन्होंने बदलाव किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में 101% यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहले तो समझे ये एक्ट कब आया या क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्ट है आपका बेसिकली ये 25 मार्च 2021 को आपका ये एक्ट जो है आया है,
राइट। 25 मार्च 2021 को ये एक्ट आया। और अगर बात करिए फोर्स डेट क्या है, कब से ये फोर्स हुआ, तो फोर्स आपका ये हुआ है 24 सितंबर 2021 को आपका ये एक्ट जो है लागू हुआ है। तो दोनों ही डेट काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भी उनको टफ बनाना होगा तो जो रीसेंट अमेंडमेंट है वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है डेट्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पर 2 का ये डबल ए आप देख रहे होंगे, मेडिकल बोर्ड, ये इंसर्ट किया है आपके 1971 वाले एक्ट में। मेडिकल बोर्ड मतलब जो कि सेक्शन 3 के 2 के सी में यहां पर बताया हुआ है, वो यहां पर मेडिकल बोर्ड का मतलब है, तो हम वहां पर देखेंगे। देन आफ्टर क्लॉज डी, चलिए डी है तो पहले हम वो देख लेते हैं हमारा यहां पर। तो डबल ए के बाद जो है आपका बी आता है। यहां पर इन्होंने समझाया है मेंटली इल पर्सन का मतलब क्या है। मेंटली इल पर्सन मींस अ पर्सन जिसको जरूरत है ट्रीटमेंट की बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन दी मेंटल रिटार्डेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बी इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा है मेंटली इल पर्सन कौन हुआ, तो उन्होंने बोला कि जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। बट इन्होंने यहां पर मेंटल रिटार्डेशन को जो है अलग से रख दिया है कि भाई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, हम मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। समझिए, देखिए अगर मैं मेंटल रिटार्डेशन का आपको एग्जांपल दूं तो आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन ने एक रोहित करके किरदार था, उसका जो उन्होंने किरदार निभाया है वो मेंटली रिटार्डेड था। अब देखो मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है कि उसकी एज तो काफी थी बट उसका दिमाग जो है एक बच्चे वाला दिमाग था। तो क्या होता है ना, मेंटल रिटार्डेशन जो है बचपन में ही ऐसा कुछ होता है कि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, या आईक्यू लेवल हम बात करें, आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम रहता है एज के अकॉर्डिंग, वो मेंटल रिटार्डेशन होता है। और मेंटल डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण बिहेवियर में चेंज देखा जाता है, उसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सी बात कर रहा है माइनर। माइनर कौन है, तो आपको मालूम होगा, आपने कई एक्ट्स पढ़े होंगे जहां पर बात की जाती है कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से हु इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी अटेन नहीं की गई है उसको हम माइनर कहेंगे। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा भी। तो आगे बढ़ते हैं डी की ओर। 2 का डी बात करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लें, जितना स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके इस एक्ट में कहां पर डिफाइन है, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 के डी में डिफाइन है। बेसिकली बात करता है मींस अ मेडिकल, देखो ऑब्वियसली यहां पर कोई क्वालिफिकेशन होगी, तो यहां पर बात कर रहा है ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पोजेस करता हो कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन जो कि डिफाइंड है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के 2 के एच में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन सी क्वालिफिकेशन, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के 2 के एच में बताई गई है, वो क्वालिफिकेशन इस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ whose name has been entered in a state medical register, उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में होना चाहिए। who has such experience वगैरह हो या ट्रेनिंग हो in gynecology and obstetrics as may be prescribed by rules made under this act। तो ये सब चीजें होनी चाहिए इनके पास, तभी इनका जो है ये यहाँ पर इस एक्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। गायनोकोलॉजिस्ट आपको मालूम है ऐसे डॉक्टर जिनको स्पेशलाइजेशन होता है इन केस ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के वक्त जो है, राइट, स्पेशलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है जिनका। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2D इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, देखिए बड़ा ही कम यहाँ पर डेफिनेशन है तो आपको याद करनी है, क्योंकि जहां पर डेफिनेशंस कम होती हैं तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका एक्ट बड़ा ही छोटा है ये। अब इसमें देखिए 2021 में एक ई क्लॉज यहां पर डाला गया है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ई क्लॉज बात करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जो आपका एक्ट है और आपके एक्ट को ही, उसका नाम को कहीं पर एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा उसको याद रखिएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब ऐसा प्रोसीजर जिससे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है बाय यूजिंग मेडिकल या फिर सर्जिकल मेथड। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है इसके बारे में। मेडिकल मतलब मेडिसिन के थ्रू, सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी के थ्रू यहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, राइट। तो कुल मिलाकर ई आपके यहां पर पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन क्लॉज हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस एक्ट बात करता है व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आपको दिख रहा होगा सबसेक्शन 2 मैंने काटा हुआ है क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट है 2021 का, तो हम वहां पर पढ़ेंगे।
तो आपका जो सेक्शन 3 है बात करता है, शुरू करते हैं, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड आईपीसी। हमेशा मैं इस चीज को बता चुका हूं, काफी बार इसका मतलब क्या होता है, कई लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं आती कि इसको हम किस तरीके से पढ़े। तो इसका मतलब होता है कि आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो गिल्टी नहीं होगा, शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दैट कोड, या फिर कोई अदर लॉ में जो कि फोर्स में है, अगर जो प्रेगनेंसी है टर्मिनेट की गई है उसके द्वारा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट में जो बातें लिखी हैं अगर उसने कंप्लाई किया है, फॉलो किया है और उसके थ्रू उसने किसी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की है, मतलब अबॉर्शन किया है, तो वो लाइबल, वो गिल्टी नहीं होगा। चलिए, तो सबसेक्शन 2 क्या है, आइए 2021 में जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो ये आपका सबसेक्शन 2 यहां पर इन्होंने बताया हुआ है। सबसेक्शन 2 इन्होंने बताया है, प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, मतलब झोला छाप डॉक्टर नहीं कर सकते, राइट। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर देखिए 2 केसेस यहां पर बताए गए हैं। पहला केस आपका ये है केस 1 और ये है आपका केस 2। तो देखिए केस 1 में बात की गई लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, कि भाई कितने समय से प्रेग्नेंट है, कितना समय हो चुका है टोटल में, उस चीज को देखा जाता है। तो वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड नहीं करे 20 वीक्स, मतलब 18, 17, 15 कितना भी हो, 20 से एक्सीड नहीं करना चाहिए लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो यहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर, अभी यहां पर इसको होल्ड कर दे। अब आ जाए दूसरे केस की ओर। दूसरा केस बात करता है कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है एक्सीड हो जाए 20 वीक से, बट 24 वीक से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। चाहो तो साइड में लिख लो, पहला लिख लो आपकी 20 वीक से क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। या तो इस तरीके से लिख के ऐसे कर सकते हो, क्रॉस का साइन बना सकते हो, या फिर आप नीचे वाला साइन बना सकते हो। तो यहां पर उन्होंने लिखा 20 वीक से भले ही से ऊपर हो, बट 24 से ऊपर नहीं, मतलब नीचे होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने बोला कि ऐसा होगा तो इस जो कैटेगरी में अगर कोई वुमेन फॉल कर रही है जहां पर 20 वीक से ज्यादा हो गए बट 24 से कम हो गए, तो वहां पर कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ओपिनियन बनाएंगे गुड फेथ में। तो बेसिकली पहले वाले केस में क्या होगा कि अगर ऐसा होता है 20 वीक से कम तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट अगर दूसरा वाला सिनेरियो है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर कम से कम इस ओपिनियन में है, गुड फेथ में होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी है, द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, की अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो जो महिला है, जो वुमेन है, जो मदर है, उसकी जान को खतरा हो सकता है या उसको कोई इंजरी उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को पहुंच सकती है, इसलिए टर्मिनेट करना चाहिए या अबॉर्शन करना चाहिए तो करा जा सकता है। 2 सिनेरियो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर रहेगा। पहला सिनेरियो 20 वीक से कम हो, दूसरा सिनेरियो 20 वीक से ऊपर हो बट 24 वीक से कम हो। तो पहला सिनेरियो नॉर्मल सिनेरियो हम लेंगे तो यहां पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही ओपिनियन चलेगी, बट दूसरा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वहां पर कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला बोला कि क्या है, लाइफ रिस्क टू दी लाइफ, लाइफ को खतरा है, जान को खतरा हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन के, तो ठीक है ये कर सकते हैं। दूसरा बात कर रहा है देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट अगर चाइल्ड जो है अगर बॉर्न होता है तो उसको कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी होगी, तो उस केस में भी यहां पर जो है क्या किया जा सकता है, यहां पर अबॉर्शन कर रहे हैं कि अगर वो पैदा होता है तो ये कुछ बीमारी है तो इस कारण से एबनॉर्मलिटी भी, इस कारण से अबॉर्शन जो है करा जा सकता है। तो बेसिकली ये 2 चीजें। अब आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 101% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 20 और 24 वीक्स वाले पे। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि जो प्रेगनेंसी अकर हुई है, जो प्रेगनेंसी हुई है वो किस कारण से हुई है, वो फेलियर ऑफ एनी डिवाइस या मेथड, मतलब कि इन्होंने कुछ कह सकते हैं जो हस्बैंड या वाइफ हैं उन्होंने कोई मेथड, कोई डिवाइस यूज किया था जिससे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, बट क्योंकि वो डिवाइस के फेलियर के कारण या किसी मेथड के फेलियर के कारण प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहां पर क्या होगा, तो इन्होंने यहां पर बोला कि द एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है सफरिंग कह सकते हो, फिजिकल पेन, सीवियर मेंटल वगैरह, आप इसको पेन तरीके से ले सकते हो। आप सफरिंग एक सिंपल वर्ड आप चाहो तो लिख लो, जो सफरिंग हुई है इस प्रेगनेंसी से उस महिला को, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जो है ग्रेव इंजरी टू हर मेंटल हेल्थ जो है उसको एक क्षति पहुंची है उसकी मेंटल हेल्थ को, उस प्रेग्नेंट वुमेन की। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि अगर मामला है रेप का, कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है और उसके चलते वो प्रेग्नेंट हुई है,
तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको जो है क्षति पहुंची है उसकी मेंटल हेल्थ को। ये आपके एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 है। आगे बढ़ते हैं। 2A ये भी इंसर्ट किया गया है आपके 2021 एक्ट के थ्रू। बात करता है जो नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स। देखिए आप चाहें तो इनको साइड में लिख भी सकते हैं, मैं बता रहा हूं। तो जो रूल्स होते हैं, जो देखो अब यहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ओपिनियन बना रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर वो बनाएगा। तो यहां पर जो रूल्स हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जिसकी ओपिनियन रिक्वायर्ड है अबॉर्शन करने के लिए एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज, तो वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे इस एक्ट में रूल्स के अंदर, वो सरकार वगैरह बताएगी। अब समझने वाली बात यह है कि जेस्टेशनल एज क्या है ये समझो। सबसे पहले समझेंगे जेस्टेशन क्या होता है। जेस्टेशन एक पीरियड होता है कंसेप्शन और बर्थ के बीच का। कंसेप्शन और बर्थ के बीच का ये एक पीरियड होता है, ठीक है। तो ये जो है, जो बच्चा है जो डेवलप हो रहा है, द पीरियड ऑफ डेवलपिंग द चाइल्ड इनसाइड द वोम, जो मदर के पेट के अंदर जो है बच्चा डेवलप हो रहा है कंसेप्शन से बर्थ के बीच में, उसको हम जेस्टेशन कहते हैं। अब जेस्टेशन एज क्या होगी, तो जो लेंथ ऑफ टाइम है जहां पर जो ये फीटस ग्रो हो रहा है इनसाइड द मदर्स यूटेरस, उस एज मतलब फीटस की जो स्टेज होती है ना, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसकी एज को जेस्टेशनल एज कहा जाता है। जैसे बेसिकली हम बोलते हैं ना कि कितने महीने का बच्चा है, कितने टाइम हो गया प्रेग्नेंट हुए, तो वो एक एज कैलकुलेट हो जाती है जब से हुए हैं और जब पूछा गया है तब तक, उसको जेस्टेशनल एज कहा जाएगा। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है कि इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अबॉर्शन करना है नहीं करना, इसलिए इसकी यहां पर बात की जा रही है। देन आगे बढ़ते हैं 2B के बारे में। 2B यहां पर बात करता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी की, कितने समय प्रेग्नेंट है, ये अप्लाई नहीं करेगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जहां पर टर्मिनेशन जो है इज नेसेसिटेड बाय द डायग्नोसिस ऑफ एनी सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज डायग्नोज बाय अ मेडिकल बोर्ड। तो बात कर रहा है जो प्रोविजन है आपका सबसेक्शन 2 जो हमने देखा वहां पर 20, 24 और जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इतनी है तो करेंगे नहीं करेंगे, तो ये बोल रहा है कि जो सबसेक्शन 2 है वो रिलेटिंग टू लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी यहां पर अप्लाई ही नहीं होगा। क्लियर कट सुनिएगा, अप्लाई ही नहीं होगा अबॉर्शन करने में बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जहां पर जो है अबॉर्शन जो किया जा रहा है वो जरूरी है बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी जो कि डायग्नोस की है मेडिकल बोर्ड ने। तो समझें अगर हम फीटल एबनॉर्मलिटी मतलब क्या है, तो बर्थ डिफेक्ट भी इसको कहते हैं, ऐसी कंडीशन जो अफेक्ट करती है फीटस को या एम्ब्रायो को, ठीक है। एंड ये एक्चुअली आप इसको डायग्नोस कर सकते हो प्रीनेटली, मतलब बर्थ के पहले ही आप इसको डायग्नोस कर सकते हो अगर, या फिर मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसको कुछ ना कुछ डिफेक्ट या डिसऑर्डर या कोई डिजीज हो सकती है, तो उस केस में भी यहां पर किया जा सकता है। इसलिए यहां पर सबसेक्शन 2 जो लेंथ, सुनो बात कर रहा है सिर्फ जो लेंथ है ना 20, 24 वैसी वाली लेंथ जो है यहां पर अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये बाद में भी किया जा सकता है, राइट। तो ये बेसिकली आपका सबसेक्शन 2B है। देन आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2C बात करता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यूनियन टेरिटरी जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके एक बोर्ड बना सकते हैं, जिस बोर्ड को कहा जाएगा मेडिकल बोर्ड इस एक्ट के पर्पस के लिए, और उसको पावर्स वगैरह जो भी फंक्शंस होंगे इस एक्ट के अंदर बताए जाएंगे। देन 2D बात करता है जो मेडिकल बोर्ड होगी इसमें कौन कौन लोग होंगे, तो मेडिकल बोर्ड जो है कंसिस्ट करेगी गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी वगैरह होती है, राइट। देन डी सच अदर नंबर ऑफ मेंबर जो भी नोटिफाइड करे सरकार उस हिसाब से होंगे। तो ये बेसिकली यहां पर मेंबर्स होंगे। ये आपका जो है 2D तक यहां पर कुछ अमेंड करके लेके आए थे, तो ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगर हम 2D के बाद आपका सबसेक्शन 3 आपके एक्ट 1971 के अंदर। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये हम पढ़ रहे थे 2021 का जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखिए सेक्शन 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट है रीसेंट, तो क्वेश्चन 101% आ सकता है। सबसेक्शन 3 बात करता है जब आप ये डिटरमाइन कर रहे होगे ना कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी की, ये इन्वॉल्व करता है इंजरी वगैरह हो सकती है, रिस्क है हेल्थ को, लाइफ को, जो भी मेंशन किया गया सबसेक्शन 2 में, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो इन्होंने एक और चीज बोली कि ये भी ध्यान में रखा जाए प्रेग्नेंट वुमेन्स एक्चुअल और रीजनेबली फोर्सिएबल एनवायरनमेंट, कि जो वुमेन है
जो फोर्सेबल मतलब फ्यूचर में किस एनवायरनमेंट में होगी, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए ये डिटरमाइन करते वक्त कि उसकी लाइफ को खतरा है, उसकी हेल्थ को खतरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की और बात करता है नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 साल। मतलब बोल रहा है कि यहां पर अगर ऐसा कोई ऐसी मदर है जिसने 18 साल अभी पूरे नहीं किए, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है, हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल पूरे नहीं किए हैं, या फिर 18 साल पूरे कर तो लिए हैं बट वो मेंटली इल पर्सन है। और मेंटली इल पर्सन क्या है ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला टर्मिनेट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ अर गार्जियन। मतलब इन्होंने कुल मिला के बोला कि देखो जनरली क्या होता है, नॉर्मल केस में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी कंसेंट ली जाती है, बट क्या हो कि वो 18 साल से कम उम्र की है या फिर वो मेंटली इल है, तो फिर उसकी कंसेंट तो ले नहीं सकते, तो यहां पर गार्जियन की कंसेंट ली जाएगी। वही आपका बी वाला पॉइंट बात करता है कि कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको अगर अबॉर्शन हो रहा है उसका तो उसकी कंसेंट होगी। हाँ, अगर वो 18 साल से कम है या मेंटली इल है तो फिर उसके जो भी गार्जियन होंगे वो इन राइटिंग, देखिए इंपॉर्टेंट है बड़ा, यहीं पर तो खेल जाते हैं आपके एग्जाम में, कई लोग को वहां पर गार्जियन दे देंगे, वहां इन राइटिंग ऑफ गार्जियन दे देंगे तो कंफ्यूजन ना आए, तो ध्यान रखिएगा इन राइटिंग उस गार्जियन की कंसेंट ली जाएगी। तो ये बेसिकली सबसेक्शन आपका 4 था और ये सेक्शन 3 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जो आपका हमने सबसेक्शन देखा वहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क नहीं किया, वरना जनरली मैं बता देता हूं कहां से क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टार मार्क कर देता हूं जिससे आप लोगों का फोकस उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा रहे। तो चलिए आपका ये सेक्शन 3 कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 यहां पर बात करता है प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड। इस एक्ट के पहले देखो क्या होता था कि इलीगल था, इलेजिटिमेट था, तो कहीं पर भी कर दिया जाता था, इसीलिए तो कहते हैं कि वो अनसेफ था। ठीक है, अनसेफ था, अनहाइजीनिक था, तो जो डेथ के जो रेट है मदर के लिए वो काफी बढ़ जाते थे, तो इस चीज को रिड्यूस करा, इसको प्रॉपर लेजिटिमेट किया, लीगल किया, और कौन कौन सी केसेस में वो भी हमने देखा कि वहां पर क्या सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, देन आपका सेक्शन 4 बात करता है कहां पर प्रेगनेंसी मतलब कहां पर अबॉर्शन किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला ऐसा हॉस्पिटल जो कि एस्टेब्लिश या मेंटेन बाय गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी अस्पताल में किया जा सकता है। बी बात कर रहा है ऐसी प्लेस फॉर द टाइम बिंग जो कि अप्रूव्ड है इस एक्ट के अंदर, वो भी किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी उसके द्वारा। ठीक है, विद दी चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी की, वो फैसला लेंगे कि हाँ ऐसी प्लेस को अप्रूव किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसी प्लेस या ऐसा हॉस्पिटल जो कि या तो सरकार द्वारा मेंटेन है या फिर ऐसी प्लेस जो कि सरकार द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा अप्रूव्ड प्लेस है, वहां पर ऐसा जो है अबॉर्शन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजो बात करता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है ये इसके अंदर कौन कौन होगा। तो उन्होंने बोला नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5, 3 से कम नहीं होंगे और 5 से जो है ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 3 से कम नहीं होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, ये यहां पर बोल रहा है। इंक्लूडिंग चेयरपर्सन को मिलाकर, ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन अलग और 3-5 वो अलग, नहीं, चेयरपर्सन को मिला के ये जो क्राइटेरिया है इसके अंदर फॉल करना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का है। और ऊपर उन्होंने बता ही दिया है चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है इसके एज चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्ट में एक एक सबसेक्शन, एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी यहां पर पढ़ रहे हैं। और वैसे भी बड़ा ही सिंपल है, 8 सेक्शन है जिसमें से आपको 4 या 5 ही पढ़ने हैं, बाकी तो बड़े ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। एक बार देख लेते हैं 2021 में तो कुछ हमारा यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं है। ओके, ये आफ्टर सेक्शन, ओके 5 ही आएगा आपका डायरेक्ट। चलिए सेक्शन 5 बात करता है जो सेक्शन 3 और 4 है ये कब अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी हमने 3 और 4 देखा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब ये बात कर रहा है 3 और 4 कब अप्लाई नहीं होंगे। तो क्लियर कट यहां पर उन्होंने बोला है कि जो आपका प्रोविजन है सेक्शन 4 एज सो मच ऑफ द प्रोविजन 3 का 2 जो हमने देखा वो 20 और 24 वाला जो हमने वीक की बात की, जो बात कर रहा है लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एंड जो कि बात कर रहा है ओपिनियन चाहिए कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ये अप्लाई नहीं होगी अबॉर्शन के केस में। कब, अब देखो कब का है जो इंपॉर्टेंट है, कब नहीं होगी, तो ये बात कर रहा है जबकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो है इनको उसकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को खतरा है,
कि उसकी डेथ हो सकती है, उसकी जान बचाने के लिए इमीडिएटली बहुत ही ज्यादा जल्दी है कि वो करना है, तो इतना समय नहीं है कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन हो या वो 20 और वो 24 हफ्ते वाली चीज हम देखें। तो इन्होंने बोला सब कुछ हटा दो। अगर देखो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ द वुमन फ्रॉम अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शन। तो भाई जान बचाना ज्यादा जरूरी है ना, तो जान बचाने के लिए सारा जो भी इन्होंने ऊपर बताया, इन्होंने ये एक्सेप्शन आप इसको कह सकते हो, 3 और 4 का ये एक्सेप्शन है कि 3 और 4 कब लागू नहीं होगा। तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 3 और 4 का एक्सेप्शन क्या है, तो वो है सेक्शन 5। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, राइट। चलिए, सो बेसिकली ये आपका बात करता है कि इमीडिएट नेसेसरी है टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। गुड, तो ये सब जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये सब वगैरह नहीं लगेगा और आपको जो है यहां पर अबॉर्शन जो है किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। बात करता है आईपीसी के किसी जो आईपीसी में कुछ भी प्रोविजन दिए उसके होते हुए जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, ठीक है, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो यहां पर अबॉर्शन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो यहां पर आपको अपराध देखने को मिल जाएगा 5 के 2 में। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और अबॉर्शन करता है तो पनिशेबल किया जाएगा कठोर कारावास, रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years। तो मतलब कम से कम 2 साल की सजा है, एक्सटेंड कर सकती है 7 साल तक की सजा। Not less than 2 years, but which may extend to 7 years under that code, and that code shall to this extent stand modified। देखिए बड़ा ही सिंपल सी चीज है। अब देखिए, और एक और आपको मैं यहां पर बता दूं कि इस पूरे एक्ट में एक ही पेनल्टी है जो आप ये पढ़ रहे हो ना, कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल, यही यहां पर आपको पेनल्टी पीनल प्रोविजन दिखेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा है, सबसे ऊपर जाओ एक्ट के और 2 और 7 साल वहां पर चिपका दो जिससे आपको इजीली याद रहे, राइट। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 बात करता है whoever terminates any pregnancy। अब यहां पर बात कर रहा है, हमने देखा सेक्शन 4 में हमने देखा कि अबॉर्शन जो है वो कहां किया जाएगा, एक प्लेस बताई गई है जो कि सरकारी अस्पताल हो या फिर अप्रूव्ड प्लेस हो। इन्होंने बताया कि अगर जो मेंशन्ड है उसके अलावा कहीं पे कर दे, अदर देन दैट मेंशन इन सेक्शन 4, मतलब घर पे किसी के कहीं और क्लिनिक पे कर दिया जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो भी यहां पर पनिशेबल है विद रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 से 7 साल सेम है, नॉट लेस देन 2 years, मतलब कम से कम 2 साल और वो एक्सटेंड कर सकता है 7 साल तक। ये भी सिंपल है, बट ये एक एक मैं आपको बता दूं ये एमसीक्यू है, यहां से क्वेश्चन 101% बनने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की ओर। अ पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ प्लेस हु इज नॉट अप्रूव्ड। तो एक व्यक्ति जो कि ओनर है ऐसी प्लेस का जो कि अप्रूव्ड नहीं है, 4 के बी में। 4 के बी में क्या बताया, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। तो अगर ऐसा वहां पर अबॉर्शन किया जाता है, ठीक है, और ओनर जो है उस प्लेस का जो ओनर है उसको भी पनिशमेंट यहां पर बताई गई है 2 से 7 साल, वही सिमिलर। अ पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ प्लेस जो कि अप्रूव्ड नहीं है तो फिर पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 से 7 साल। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर उन्होंने समझाया ओनर वगैरह क्या होगा। ओनर इन रिलेशन टू अ प्लेस मींस ऐसा व्यक्ति जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो या रिस्पॉन्सिबल हो, वहां पर मेंटेनेंस वगैरह देख रहा हो हॉस्पिटल और प्लेस ऐसा का, तो इसको यहां पर इन्होंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, explanation 2 for the purpose of this section so much of the provision of clause D of section 2 is related to the possession by। अभी ये सब इन्होंने बताया है कि वो ट्रेन होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली यहीं पर ये लिखा हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5A की ओर। ये अमेंडमेंट है आपका जो कि यहां पर आया हुआ है। अमेंडमेंट बात करता है 5A का कि देखिए सबसे पहले तो इसका सेक्शन क्या है, 5A बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन। अब यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है और ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रिवेसी दे रहे हैं वुमेन को, उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए। तो इन्होंने बोला नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शाल रिवील द नेम, ना तो नाम बताया जाएगा ना ही कोई अदर पर्टिकुलर जैसे कि एड्रेस वगैरह, ठीक है, जिसकी जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है जिसका अबॉर्शन हुआ है कुछ भी यहां पर रिवील नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट उस व्यक्ति को जो कि ऑथराइज है बाय एनी लॉ। जो व्यक्ति ऑथराइज है उसको ही किया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। दूसरा बात करता है अगर आपने ऐसा किया
तो यहाँ पर फिर पनिशेबल है, पनिशमेंट है बताई गई है, एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। अब देखिए यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट हुआ है ना, इसके चलते यहाँ पर पनिशमेंट एक और आपको ये याद करनी पड़ेगी। बाकी वहां पर जो 1971 में तो 2 से 7 साल ही है, यहाँ पर जो है प्रिवेसी के लिए आपको मालूम है कि प्रिवेसी जो है उतना बड़ा अपराध नहीं हो गया, एक तरीके से आप खुद दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है सजा है एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका सेक्शन 6। अब बेसिकली आपका यहां पर एक्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो है बड़ा ही सिंपल है, पावर टू मेक रूल्स, किसके पास रूल्स बनाने के पावर हैं, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पर रूल्स बनाने के पावर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है सर क्या हमें रूल्स सारे पढ़ने हैं, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है? मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो रीडिंग लगा लें बट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा बनता है तो ये बनता है कि इस एक्ट में पावर टू मेक रूल्स किसके पास है, तो हम इस एक्ट की बात करें तो सेंट्रल के पास भी है और साथ ही साथ आप सेक्शन 7 देखोगे स्टेट के पास भी है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको रीड नहीं करूंगा। यहां पर एक 2AA करके ये जो लिखा हुआ है ये अमेंडमेंट है 2021 का, मैं आपको बता देता हूं ये क्या अमेंडमेंट है, एक बार हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ये अमेंडमेंट की जो कैटेगरी ऑफ वुमेन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, तो ये सब करके यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि पावर फंक्शन जो है मेडिकल बोर्ड का ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसको पढ़ने के लिए। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। देन आता है सेक्शन 8, बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, की कोई भी सूट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है नहीं लगाई जाएगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट। कोई भी अगर डैमेज होता है, ठीक है, हाँ देखो अब अगर उसने गुड फेथ में किया है और कोई डैमेज वगैरह हो गया है तो फिर बोल रहे हैं कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट ना लगाई जाए। तो बेसिकली यही आपका पूरा एक्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है यहां पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ डाउट आए तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कुछ मैंने छोड़ा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, जितने जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकता हूं मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और अगर आप कोई भी और चाहते हैं, अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं, अगर आप यूपीपीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपके माइनर एक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो बताइए, एक एमसीक्यू सीरीज निकालेंगे जिसमें हम सारे जो भी आपके माइनर एक्ट्स हैं उन पर हम काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए हैं चैनल पर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।